अखिलेश यादव की उस चुनावी बिसात की जिसने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बुधवार को अखिलेश यादव पूरे लाव लश्कर के साथ उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लाह वोट को साधते हुए मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया और 300 प्लस का नारा देकर चुनावी बिगुल बजा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अखिलेश निषादों को साध कर कौन सा गणित बैठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। यूपी में अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद। निषाद वोटर्स पर अखिलेश की नजर 2022 में पूरी होगी 2017 की कसर। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का दंगल भले ही 6 महीने बाद शुरू हो, लेकिन सियासी सूरमा अभी से ताल ठोकने लगे हैं। इसी कोशिश में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे, जहां बड़े ही जोश के साथ उनका स्वागत हुआ। अखिलेश यादव का काफिला जहां जहां से गुजरा, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। जानकार अखिलेश की उन्नाव यात्रा को 2022 के चुनावी शंखनाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्नाव से 300 प्लस का नारा देकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। क्योंकि अखिलेश न सिर्फ उन्नाव गए, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने उन्नाव के इंटर कॉलेज में जाकर मनोहर लाल की 50वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, उससे उनकी इस यात्रा को निषाद वोटर्स को साधने के रूप में भी देखा जा रहा, जो इस वक्त भाजपा के साथ खड़ा नजर आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इस प्रकार से यात्रा निकालना, पहले तो इस पर अगर वो जिम्मेदारी समझते अपनी प्रदेश की जनता के प्रति, तो निकालने से पहले विचार करते कि परिस्थितियां अनुकूल हों तो जरूर निकलना चाहिए। वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसको शुरू करने से पहले उनको एक बार नहीं अनेक बार विचार करना चाहिए। यात्रा निकालें, चाहे पद यात्रा निकालें, चाहे वो कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ने वाला है। दरअसल मनोहर लाल को निषादों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। कई बार निषादों के हक की लड़ाई वो लड़ चुके थे। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मत्स्य पालन मंत्री थे। अब अखिलेश यादव ने मनोहर लाल के जरिए निषादों को साधने की कोशिश की है। यूपी में निषाद, मल्लाह और कश्यप वोट बैंक करीब 4% बताए जाते हैं, जबकि निषाद पार्टी के मुताबिक उनका दबदबा पूर्वांचल के 16 जिलों की करीब 100 सीटों पर है। सपा ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था और जीत हासिल की थी। ये पहली बार ही था जब यूपी में निषादों का दम देखने को मिला था, लेकिन 2019 में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और तब से ही निषाद पार्टी भाजपा के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी हैं और उपचुनाव में भी थे, 2019 में भी थे। बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन दिया। जब बिना शर्त के समर्थन दिया है, क्योंकि जो भी हमारे मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखे। हम राजनीति में नहीं आए तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है, तो जब उन्होंने कह रखा है तो इसी को याद दिलाना हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश निषादों को फिर से अपने पाले में कर पाएंगे, क्योंकि चुनावी मौसम में कब कौन बदल जाए कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी दल जातियों पर अब अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। एक तरफ बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की नजर अब निषाद वोट बैंक पर है। आज अखिलेश यादव लखनऊ से उन्नाव पहुंचे और वहां निषाद समाज के बड़े नेता मनोहर लाल निषाद की प्रतिमा का अनावरण किया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां निषादों का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व ज़रूर है,
ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में निषादों को अपने साथ लाया जाए। तो क्या मान लिया जाए 2012 की तरह अखिलेश 2022 में फिर से कमाल कर पाएंगे? क्योंकि जिस अंदाज में अखिलेश ने आगाज किया है, कहीं ना कहीं वो 2012 की ही याद दिलाता है। लेकिन इस आगाज का अंजाम क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब लोकतंत्र के पर्व में जनता अपने वोट से नेताओं के भाग्य का फैसला लिखेगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और उन्नाव से आशीष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जहां तो समाजवादी पार्टी का निषाद दांव आपने देख लिया, अब बात निषाद पार्टी की, जिसके नेता डॉक्टर संजय निषाद इन दिनों बिहार के एक मंत्री के बड़े ऐलान की वजह से असमंजस की स्थिति में है। मामला वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी का है। इसके नेता मुकेश सहनी बिहार से यूपी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी के सभी 18 मंडलों में वो फूलन देवी की 18 फीट की ऊंची मूर्ति लगवाएंगे। इस घोषणा के पीछे निषाद वोटरों पर अपनी दावेदारी है। बिहार के मंत्री का यूपी में मूर्ति वाला दांव। पूर्वांचल की लड़ाई मूर्ति की राजनीति पर आई। फूलन देवी के सहारे मल्लाह वोट पाने की कोशिश। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की नजर अब पूर्वांचल के मल्लाह मतदाताओं पर है। बिहार के पशुधन और मत्स्य संसाधन मंत्री सहनी ने इसके लिए फूलन देवी का सहारा लिया है। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई से 18 मंडलों में 18 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। 25 जुलाई को ही फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। इतना सारे प्रतिमा जो बना है वो उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगना है, बाकी बिहार में लगना है और उनको हम याद कर रहे हैं। हमेशा हम जब भी संघर्ष के समय में कभी भी ये अकेला महसूस करते, तभी हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे माता बहन हैं और जुब्बा सहनी फूलन देवी को हमेशा हम याद करते हैं। प्रतिमा भले ही फूलन देवी की लगाई जाए, लेकिन राजनीतिक ऊंचाई पर खुद की पार्टी को पहुंचाने का लक्ष्य है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी यूपी की 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। फिलहाल गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुकेश सहनी खुद 25 जुलाई को वाराणसी में रहेंगे। मैं खुद 25 तारीख को बनारस में रहूंगा, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो इसी तरीके से पूरे देश में हम लोग फूलन देवी के सपना को साकार करने के लिए समाज को जोड़ रहे हैं, क्योंकि फूलन देवी का भी सपना था कि निषाद समाज को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए। मल्लाह मतदाताओं पर हर सियासी दल की नजर है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के साथी संजय निषाद का दावा है कि उनके समुदाय का हक सिर्फ भाजपा ही दिलवा सकती है। तो बिहार में हम तो नहीं जानते मुकेश सहनी कितने ताकतवर नेता है। बिहार में उन्हें आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब बिहार में आरजेआई ने आरक्षण इनका खत्म कर दिया है। अगर बिहार में निषादों को खत्म करके यहाँ आ रहे हैं तो निषाद यहाँ का चालाक है, यहाँ पढ़ा लिखा है, यहाँ निषाद के आरक्षण को नहीं खत्म कर पाएंगे, यहाँ निषादों के अंदर फूट नहीं डाल पाएंगे। वो लोकतंत्र है, सबको पावर है, कहीं भी कोई भी लड़ सकता है। हर दल इस वक्त निषाद वोटरों को अपनी नाव में बिठाने में जुटा है, लेकिन निषाद मतदाता चुनाव के दौरान किस दल या गठबंधन की नाव पर सवार होंगे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुद्दे की बात में अब बात मिशन ब्राह्मण के खुशी कनेक्शन की। मायावती ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया है, लेकिन अब एक और ऐलान किया है। यह ऐलान बिकरू कांड के विकास दुबे से जुड़ा है। मामला विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का है, जिसकी पैरवी पर अब बसपा के दिग्गज नेता सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। लेकिन जानकार इसे मायावती के मिशन ब्राह्मण से जोड़कर देख रही है। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए।
मायावती का मिशन ब्राह्मण शुरू। खुशी दुबे की पैरवी करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। तो क्या मान लिया जाए मायावती और उनकी पार्टी सच्ची श्रद्धा के साथ तन मन धन से ब्राह्मणों को खुश करने में जुट गई है? क्योंकि 23 जुलाई से बीएसपी जहां अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही, वहीं अब बसपा के दिग्गज नेता सतीश चंद्र मिश्रा बिकरू कांड वाले विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे के लिए कानूनी पैरवी करने वाले हैं। ऐसे में जानकार खुशी दुबे की पैरवी को बसपा के मिशन ब्राह्मण का एजेंडा बताते हैं। और आप देखिए ना 2021 चल रहा है, अभी आप 2021 में लिस्ट उठाइए, अभी पढ़े लिखे व्यक्ति, लेकिन अगर आप कार्यकलाप देखेंगे, कथनी और करनी में फर्क देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी पर आरोप जरूर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प लेकर चलती है। गौरतलब है कि खुशी दुबे 1 साल से बाराबंकी के एक किशोर केंद्र में बंद है। खुशी पर हत्या और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जब बिकरू कांड हुआ था तब खुशी की उम्र 17 साल थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते भी खुशी को कोई रियायत नहीं मिली। खुशी के वकील ने दलील दी थी कि बिकरू में हुए नरसंहार से ठीक 3 दिन पहले ही अमर दुबे से उसकी शादी हुई थी, इसीलिए साजिश में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अब सतीश चंद्र मिश्रा खुशी की पैरवी कर उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि खुशी को इंसाफ दिलाने या उन्हें जेल से छुड़ाने का ख्याल बसपा के दिल में पहले क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशी का केस लड़कर या उसकी पैरवी कर बसपा ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है? कहीं ये मायावती के मिशन 2022 के यज्ञ का हिस्सा तो नहीं? ब्राह्मणों को साध कर मायावती 2022 में जीत का ख्वाब देख रही है। ये उनकी 2007 वाली रणनीति का हिस्सा है, जब ब्राह्मणों को साध कर मायावती यूपी की गद्दी पर काबिज हुई थी। लेकिन मायावती का यह ख्वाब 2022 में फिर से पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कही है, यूपी की हर बात ब्राह्मण से शुरू और ब्राह्मण पर ही खत्म हो रही। मुझे इसमें कुछ कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय इसी प्रकार का नारा देकर के सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन 2012 में भाजपा नहीं आई है। सही है कि उसके बाद सपा की सरकार आ गई, लेकिन इनको लोगों ने सत्ता से उखाड़ा। मुझे ये कहना है कि सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांसी राम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। मतलब ब्राह्मणों को लेकर यूपी की सियासत एकदम गर्म है। सबकी निगाहें यूपी के 11 से 12% वाले ब्राह्मण वोट बैंक पर है। भाजपा हो या सपा या फिर बसपा, सभी इसे साधने में जुटी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती इस कोशिश में आगे नजर आती हैं। अब वो खुशी दुबे की पैरवी कर कितनी आगे जाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहले ब्राह्मण सम्मेलनों के आयोजन की घोषणा और अब बिकरू कांड के कुख्यात विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे के केस की कोर्ट में पैरवी करने का ऐलान। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बनाने बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। बसपा के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा के कोर्ट में खुशी दुबे का केस लड़ने का ऐलान इसी कड़ी में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात जनसंख्या पर भागवत ज्ञान की। बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, ये बात सीएम योगी भी कह चुके हैं। अब यही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। मोहन भागवत ने बढ़ती आबादी का रफ्तार कनेक्शन बताते हुए जनसंख्या बम की पूरी थ्योरी बताई है। क्या है ये थ्योरी, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती आबादी का रफ्तार कनेक्शन, जनसंख्या की एबीसीडी भागवत ने समझाई पूरी थ्योरी। पूरा देश
बढ़ती जनसंख्या से जूझ रहा है। यूपी में जनसंख्या को नियंत्रण करने को लेकर जहां कश्मकश का दौर है, वहीं 2 दिन के आसाम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आबादी की बढ़ती रफ्तार का पूरा कनेक्शन समझा दिया है। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मोहन भागवत की माने तो सीमांत इलाकों में आबादी बढ़ाई गई, जिसका पूरा देश पर व्यापक असर हुआ। ये बात मोहन भागवत ने गुवाहाटी में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में एनआरसी सीएए पर लिखी एक बुक लॉन्च के दौरान कही। साथ ही मोहन भागवत ने सीएए और एनआरसी पर मुस्लिमों की आशंका को दूर करने की कोशिश भी की। मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सीएए और एनआरसी, इसको लेकर जो चर्चा चली उसको विषय बनाकर इस पुस्तक की निर्मित हुई है। एक तात्कालिक बात है। इस तात्कालिक बात के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है। उसका विरोध होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। इस कानून को लाया जाता है, उसका समर्थन होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। एक तरह से कहा जाए तो मोहन भागवत ने आबादी से लेकर सीएए और एनआरसी पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी। लेकिन बढ़ती आबादी की बात करें तो ये मुद्दा इस वक्त काफी गर्म है। यूपी में इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। वो लगातार इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा। पर यह बात भी समझनी होगी कि आबादी लगातार बढ़ रही है। जहां देश की आबादी 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है, तो यूपी की आबादी भी 23 से 25 करोड़ के बीच बताई जा रही, जो दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। और यही बढ़ती आबादी जहां यूपी के विकास में रुकावट पैदा कर रही, तो ऐसे में मोहन भागवत की बात का क्या असर होता है और क्या सीएए और एनआरसी पर उनकी कही बात मुस्लिमों को समझ में आती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खिलाड़ियों से खेल 250 करोड़ पे। देवभूमि उत्तराखंड के रायपुर में 253 करोड़ की लागत से 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। इस उम्मीद से कि यहां न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिभा को भी सही मार्ग और दर्शन मिलेगा। लेकिन 5 साल में ही ये स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बदहाल हुआ 250 करोड़ की लागत से बना क्रिकेट स्टेडियम। 5 साल में चकनाचूर हुए उत्तराखंड के खिलाड़ियों के सपने। हिंदुस्तान वो देश है जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है, लेकिन उसी देश में क्रिकेट के मंदिर को अगर तबाह कर दिया जाए और खिलाड़ियों के सपने पर ग्रहण लगा दिया जाए तो सवाल गंभीर हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के रायपुर में 253 करोड़ की लागत से 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था, इस उम्मीद से कि यहां न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिभा को सही मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन 5 साल में ये स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उत्तराखंड खेल विभाग अपनी संपत्ति की कैसे देखभाल करता है, इसकी बानगी है रायपुर में बना राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप इसकी स्थिति देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से बनाकर इस लिहाज से बनाया गया था कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आए और लोगों को ये मौका मिल सके कि उत्तराखंड में एक क्रिकेट स्टेडियम बना है और यहाँ इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट देखे जा सके। लेकिन यहाँ अभी आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं किस तरह से क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल स्थिति हो गई है। जहाँ तहाँ सामान बिखरा पड़ा है, जो मेंटेनेंस का सामान है वो पूरी तरह से जंग खा चुका है। ये वही ग्राउंड है जिसे अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड बनाया था और यहीं पर आयरलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुए थे। लेकिन आज स्टेडियम की कुर्सियां टूट गई हैं, पिच को सही करने वाला रोलर जंग खा रहा है, प्रैक्टिस करने वाले नेट बारिश में तबाह हो चुके हैं, स्टेडियम में जगह जगह जंगली घास उगाई है और पिच अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कोरोना का जो इन्होंने वो बनाया है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, वो सारा उन्हीं के पोजीशन में है। अब
और बाहर वाले किसी भी इसमें इंटरफेयर नहीं है, तो वो उन्हीं का वो है। अब वो किस तरह से उसको करते हैं, क्योंकि और जो अदर उसमें स्टाफ था वो सबके लिए बैन है जाने के लिए। तो इस चक्कर में शायद हो सकता है वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं के हैंड ओवर है, उन्हीं ने करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की इस स्थिति का ठीकरा खेल विभाग दूसरे विभाग पर थोप रहा है। खेल विभाग का दावा है कि कोरोना के चलते स्टेडियम को कोविड सेंटर बना दिया गया, जिसकी वजह से वहां जाने की एंट्री बंद थी। ऐसे में रखरखाव की जिम्मेदारी भी मेडिकल डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा खिलाड़ियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।